हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट देन। अभी ब्रेक से जाने से पहले मैंने कहा था कि हम जो मेथड्स है ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, उसमें पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं वॉलेंटरी डिसोल्यूशन, जहाँ पे बच्चों पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर के बिना जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उसे हम वॉलेंटरी डिसोल्यूशन कहते हैं। एंड बच्चों उसमें हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे अलग अलग। बच्चों वेयर द फर्म इज डिसॉल्व्ड विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसमें 4 टाइप्स पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स। एंड बच्चों वी स्टार्ट विथ सेक्शन 40। बच्चों फर्स्ट हेडिंग पढ़ते ही नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया? बच्चों अगर एग्रीमेंट पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होता है एग्रीमेंट से, तो आपको लगता नहीं बाय एग्रीमेंट हम फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं? जो पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट से बना है, बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता सारे पार्टनर्स मिलके बाय एग्रीमेंट फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं? डोंट यू थिंक सो? हेलो बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में याद है रेमिशन, प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन, नोवेशन, रेमिशन, जहां पे बच्चों एग्रीमेंट कैंसिल होता है उसकी जगह पे कोई नया नहीं बनता है। सेम थिंग बच्चों, फर्म को डिसॉल्व कर दिया। एंड कैसे डिसॉल्व किया? एग्रीमेंट से किया, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। बच्चों मुझे ये बताओ, अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, याद करो, अगर कोई पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप है विच इज फाउंड फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन और विच इज फाउंड फॉर फिक्स्ड वेंचर, पर्टिकुलर वेंचर, बच्चों याद करो, ऐसे में फर्म कैसे डिसॉल्व होगी? बाय एनी वन पार्टनर गिविंग नोटिस और कंसेंट ऑफ ऑल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप को अगर डिसॉल्व करना है तो आपको ऐसा नहीं लगता सभी पार्टनर्स का कंसेंट रिक्वायर्ड है? एंड अब बच्चों जब आप एग्री कर ही रहे हो कि सभी पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है, तो इसका मतलब आपको ऐसा नहीं लगता दिस पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड एग्रीमेंट बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स? डोंट यू थिंक सो? कंसेंट का मतलब क्या? सबकी सहमति एंड एग्रीमेंट से ही ये फर्म हम डिसॉल्व कर रहे हैं, यही मतलब होता है कि नहीं? तो बच्चों बहुत ही सिंपल, सेक्शन 40 बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें ज्यादा लेवल है ही नहीं। आपको देखो, अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड, a firm may be dissolved with the consent of all the partners। बच्चों सभी पार्टनर्स की कंसेंट से फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, या बच्चों फर्म का डिसॉल्यूशन उस हिसाब से होगा जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में आपस में डिसाइड किया। अगर पार्टनर्स लोगों ने फर्म बनाते समय जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा फर्म की डिसॉल्यूशन को लेकर, बच्चों फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, उसको भी हम कहते हैं डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डोंट यू एग्री विद दिस? बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो हम इसे भी कहेंगे डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ओके, तो आई होप सेक्शन 40 सबको समझ में आया। बच्चों एनालिसिस पढ़ के फिर मैं आपका रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा सेक्शन 40 को लेकर। डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट पहला टाइप, जहां पर कोर्ट का कोई इंटरफियरेंस नहीं है, कोर्ट या कोई ऑर्डर पास नहीं करता है फर्म के डिसॉल्यूशन को लेकर, पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, या एज पर एग्रीमेंट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट फर्म डिसॉल्व हो जाता है। बच्चा एनालिसिस देखो क्या लिखा है, सेक्शन 40 गिव्स राइट टू द पार्टनर्स to dissolve the partnership by agreement with the consent of all the partners। ये एक मेथड है, with the consent of all the partners, या तो फिर in accordance with contract between partners।
या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो पार्टनर्स के बीच में, उस हिसाब से फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज करें, हम दोनों को एक ही नाम से बुलाएंगे, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेड। बच्चों, जब हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर्स ने पहले बना के रखा है। पार्टनरशिप फर्म बनाते समय जब उन्होंने ये पॉइंट्स डिस्कस किया था, टर्म्स एंड एग्रीमेंट, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। चलो बच्चों, टाइप करो। क्या आपको फर्स्ट टाइप समझ में आया, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट? हेलो, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट सेक्शन 40 क्लिक हो गया सबको, जिसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बच्चों, इसमें कितने मेथड हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में? एक ही मेथड है कि दो मेथड है? दोनों में से कोई भी हुआ तो हम कहेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। कितने मेथड दिए हैं सेक्शन 40 में? कितने तरीके दिए हैं? एक या दो? बच्चों, दो तरीके दिए हैं। पहला, या तो सभी पार्टनर्स के कंसर्न से आप फर्म को डिसॉल्व कर दो, नहीं तो पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट पहले जो किया था उसके हिसाब से डिसॉल्व करो। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज करते हो, हम इसे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कहेंगे। चलो बच्चों, हमने सेक्शन 40 कंप्लीट किया, 41 पर आते हैं। बच्चों, 41 का, सेक्शन 41 का हेडिंग जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसमें भी कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है बच्चों, ध्यान दो, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं, बरोबर है? बच्चों, मुझे ये बताओ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रहा है एंड अचानक उनका स्टार्ट किया हुआ बिजनेस गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि अनलॉफुल है, क्या डिक्लेयर कर दे? अनलॉफुल है, तो बच्चों जिस बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म हुआ था, वो बिजनेस अगर अनलॉफुल है या अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता वो फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस हैज बिकम अनलॉफुल? हेलो, पहले जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तब लॉफुल था, बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई एंड अचानक इनका बिजनेस अनलॉफुल की कैटेगरी में आ गया। तो बच्चों, आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि बिजनेस अनलॉफुल हो गया है तो आप सभी पार्टनर्स को अपना फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा, कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा? हेलो हेलो हेलो, आपको ऐसा नहीं लगता कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा? यस। बच्चों ध्यान दो, एंड बच्चों एक और एग्जांपल देता हूं, उसका भी आंसर देना मुझे। सभी लोग से मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बच्चों, मान लो A1 नाम की पार्टनरशिप फर्म है, उनका ना 3 अलग अलग बिजनेस है। उनका कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है, आर्ट्स में भी है। 3 अलग अलग वेंचर चलाता है A1 पार्टनरशिप, 3 अलग अलग बिजनेस चलाता है। अब मुझे ये बताओ, तीनों में से अगर एक बिजनेस अनलॉफुल होता है, 3 बिजनेस में से अगर एक बिजनेस अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाता है, तो क्या पूरा फर्म डिसॉल्व हो जाएगा? मेरा क्वेश्चन, क्या रिमेनिंग 2 बिजनेस के लिए भी फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा? क्या रिमेनिंग 2 बिजनेस के लिए भी फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। लेकिन अगर एक ही बिजनेस कर रहा है A1, अगर A1 एक ही बिजनेस कर रहा है, ओनली वन, एंड वो अनलॉफुल हो जाए तो? अगर A1 एक ही बिजनेस कर रहा है एंड वो अनलॉफुल हो जाए तो फिर बच्चों कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो बच्चों अभी मैं रीड करता हूँ, सेक्शन 41 मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए पढ़ा दिया। बच्चों, मैंने सेक्शन 41 A1 का एग्जाम्पल लेके आपको पढ़ा दिया। आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड। आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड। बच्चों लेट अस रीड।
What is stated in section 41? A firm is compulsorily dissolved. Firm is compulsorily dissolved by happening of any event, which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on पार्टनरशिप. यानी बच्चे जब बिजनेस शुरू किया था तब लॉफुल था, एंड आगे चल के ऐसा कोई इवेंट हुआ जिससे अब बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तो बच्चों इस अनलॉफुल बिजनेस को फर्म चला नहीं सकता, अलाउड नहीं है, इसलिए फर्म को बच्चों कंपलसरी डिसॉल्व होना पड़ेगा. लेकिन बाद में उन्होंने बच्चे एक एक्सेप्शन भी डाल दिया. देखो, प्रोवाइडेड दैट, सेकंड पैराग्राफ पे ध्यान दो, प्रोवाइडेड दैट when more than one separate adventure, जैसा मैंने कहा ना, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, A1 तीनों बिजनेस चला रहा है, more than one. Provided when more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm, the illegality of one or more shall not itself cause the dissolution of firm in respect of its lawful adventures and undertaking. बच्चे एकदम सीरियसली बताओ, have you understood my second paragraph? हेलो हेलो हेलो, अभी मैंने जो सेकंड पैराग्राफ रीड किया, have you understood? अभी मैंने साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का एग्जांपल देके यही पॉइंट समझाया बच्चों. मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? सिर्फ एक या दो ही स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं. वेरी गुड. बच्चे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो एकदम सिंपल लगने लगेगा. सेक्शन 41 आपको कुछ लगेगा ही नहीं, बहुत ही सिंपल. अ फर्म इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, मतलब एक ही बिजनेस है. देखो, एक ही है बिजनेस. अ फर्म इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग पर्टिकुलर केमिकल, यानी केमिकल का बिजनेस है, वो भी पर्टिकुलर केमिकल, एक पर्टिकुलर प्रकार का केमिकल का ट्रेडिंग करने का बिजनेस है फर्म का. एंड बच्चों, कानून क्या पास हो गया हमारे पार्लियामेंट में? कानून क्या पास हो गया? एंड द लॉ इज पास्ड विच बैन्स ऑन ट्रेडिंग ऑफ सच पर्टिकुलर केमिकल. बच्चों टाइप करो, बैन्स मतलब हमारी गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया, एंड इस नए कानून के हिसाब से ये केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग इंडिया में बैंड हो गया. बैंड समझते हो बच्चों? प्रोहिबिटेड हो गया. हेलो हेलो हेलो, बैंड समझते हो सब लोग? हमारी गवर्नमेंट ने ये केमिकल बैंड कर दिया, यानी इसका सेल परचेस अलाउड नहीं है, इसका सेल परचेस बंद कर दिया. तो बच्चों आपको लगता नहीं फर्म का शुरू किया हुआ बिजनेस अनलॉफुल हो गया? डोंट यू थिंक सो? अब बच्चों इनका शुरू किया हुआ केमिकल का ट्रेडिंग अनलॉफुल हो गया कि नहीं? गैर कानूनी हो गया कि नहीं इनका बिजनेस? हेलो बच्चों, रिस्पांस चाहिए. बिना रिस्पांस के मैं आगे नहीं बढ़ सकता. तो आपको लगता नहीं ये फर्म को आगे चल के कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा? आपको नहीं ऐसा लगता ये फर्म को आगे चल के कंपल्सरी डिसॉल्व होना पड़ेगा? The business of the firm becomes unlawful, and so the firm will have to be compulsorily dissolved. बच्चों मैंने देखो सेक्शन 40, 41 दोनों पढ़ा दिया, बहुत ही सिंपल था वो. आप उसमें डाउट ना ही पूछो तो अच्छा है. सेक्शन 40, 41 में डाउट ना ही पूछो तो अच्छा है आप लोग. चलो बच्चों, तीसरे टाइप में मैं आ रहा हूँ. सेक्शन 42 में मैं आ रहा हूँ. सेक्शन 42 में बच्चों यहाँ पर भी कोर्ट का कोई इंटरफियरेंस नहीं है. ध्यान दो, यहाँ पर भी कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देगा फर्म के डिसोल्यूशन को लेकर. यहाँ जो भी होगा पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे. बच्चों हालात डिसाइड करेंगे, सिचुएशन डिसाइड करेगा, पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, उनके किए गए एग्रीमेंट डिसाइड होगा कि फर्म डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी.
बच्चों हेडिंग से ही पता चल रहा है। बच्चों आपको पता है फ्यूचर देखा है किसी ने, आगे क्या होने वाला है? बच्चों कॉन्टिंजेंसी मतलब क्या? फ्यूचर में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तो हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, नहीं हुआ तो फर्म चलेगी। एंड फ्यूचर बच्चों किसी ने देखा नहीं, बराबर है। तो बच्चों कभी कभी फ्यूचर में होने वाली सर्टन कॉन्टिंजेंसीज या बच्चों आगे होने वाली कॉन्टिंजेंसीज को माइंड में रखते हुए भी बच्चों फर्म का डिसॉल्यूशन हो सकता है, बराबर है। फ्यूचर में ऐसा कुछ घटित हो जाए, ऐसी कोई घटना हो जाए, या ऐसा कुछ बच्चों ट्रांजैक्शन हो जाए, या ऐसा कोई लॉ पास हो जाए, कुछ भी हो सकता है बच्चों फ्यूचर में। या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या कुछ पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, बराबर है। या बच्चों पर्टिकुलर वेंचर के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी, वो वेंचर कंप्लीट हो गया। फिक्स्ड पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी, वो फिक्स्ड पीरियड खत्म हो गया। कुछ भी रीजन हो सकता है फ्यूचर में, इसमें से कोई भी रीजन हुआ बच्चों तो फर्म का डिसॉल्यूशन नक्की है, 100% श्योर फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंड बच्चों इंटरेस्टिंग बात यह कि मैं जो भी पढ़ूंगा इसमें कारण एक एक कॉन्टिंजेंसीज के कारण जो मैं पढ़ूंगा, सरप्राइजिंग बात है कि ये सब के सब कारण आपको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना, आपको मालूम है। इसलिए मुझे सेक्शन 42 पढ़ाने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एंड एज अ स्टूडेंट बच्चों आपको समझ में भी आ जाए कि फर्म के डिसॉल्यूशन पॉसिबल है ऑन सर्टन कॉन्टिंजेंसीज। एंड कॉन्टिंजेंसी मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में क्या घटित होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी फर्म के डिसॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों क्या लिखा है देखो, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, subject to contract between partners, a firm can be dissolved on happening of any of the following contingency. Firm can be dissolved on happening of any following contingencies. Any यानी बच्चों 4 contingencies हैं, इसमें से एक भी अगर contingency happen हुआ तो सेक्शन 42 के हिसाब से फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। चारों में से एक भी घटना घटित हुई तो बच्चों पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। एंड बच्चों वो 4 है क्या, तो आपके बॉक्स में डायग्राम में आपको दिख रहे हैं बच्चों, दिख रहा है? पहले बताओ, नोट्स दिख रहा है सबको? ये बॉक्स डायग्राम दिख रहा है सबको? 4 टाइप बनाया हुआ बच्चों। पहला रीजन पढ़ो बच्चों, कॉन्टिंजेंसीज का पहला रीजन पढ़ो, where the firm is constituted for fixed term on the expiry of that term. Don't you agree with this? अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म 3 साल के लिए बनाया है तो आंसर दो बच्चों, 3 साल कंप्लीट होते ही टाइप करो आंसर। पार्टनरशिप फर्म 3 साल के लिए बनाया था, 3 इयर्स, एंड 3 इयर्स कंप्लीट होते ही चलो आंसर दो, फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? तो कंप्लीशन पीरियड खत्म, समय सीमा खत्म, फर्म खत्म। दूसरा बच्चों कॉन्टिजेंसी पढ़ते हैं, where the firm is constituted to carry out one or more adventure or undertaking, then by completion thereof. बच्चों याद है पर्टिकुलर वेंचर, जॉइंट वेंचर? बच्चों राहुल सर एंड मैंने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, एंड बच्चों हमारी पार्टनरशिप फर्म तब तक चलेगी जब तक हम भाईंदर ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं कर देते गवर्नमेंट के लिए। बच्चों गवर्नमेंट से हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है भाईंदर ब्रिज पे, सॉरी भाईंदर क्रीक पर, भाईंदर खाड़ी पर ब्रिज बनाने का, नया ब्रिज बनाने का। अब बताओ बच्चों, हमने ब्रिज को जैसे ही कंप्लीट कर दिया, ब्रिज का ये जो काम हमको मिला था जैसे ही कंप्लीट हो गया,
गवर्नमेंट का पैसा मिल गया हमको। अब आंसर दो। जिस काम के लिए गिरीश एंड राहुल ने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, जिस काम को पूरा करने के लिए गिरीश एंड राहुल ने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, वो काम पूरा हो गया। आंसर दो आगे क्या। बच्चों वो काम पूरा हो गया। अब हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जानी चाहिए, डिसॉल्व हो जानी चाहिए। बच्चों मुझे ये बताओ, तीसरा मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। बच्चों कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता पार्टनर की डेथ के वजह से भी फर्म डिसॉल्व हो सकता है? डोंट यू थिंक सो? कभी कभी किसी पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ के वजह से भी बच्चों फर्म डिसॉल्व हो सकती है कि नहीं? डू यू एग्री विद दिस लाइन? बच्चों मुझे ये बताओ, अगर पार्टनरशिप में दो ही पार्टनर हैं, ओनली टू, एंड एक की डेथ हो जाए तो? सिर्फ दो ही पार्टनर हैं, एक की डेथ हो जाए तो? डोंट यू थिंक सो फर्म हैज टू बी कंपल्सरी डिसॉल्व? चलो एक और पूछता हूं बच्चों। एक पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर्स थे, ए बी सी। देखो एग्जांपल सुनो। तीन पार्टनर्स थे, ए बी सी। ए एक्टिव पार्टनर था, पूरा काम ए करता था। बी एंड सी केवल प्रॉफिट शेयर लेते थे, स्लीपिंग पार्टनर थे। यानी पूरा बिजनेस सच में देखा जाए तो पार्टनर ए कैरी करता था, उसी के ऊपर पूरा बिजनेस चल रहा था। अब मैं कहूं अगर ए की डेथ हो जाए तो बी एंड सी कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं बिजनेस को? डोंट यू थिंक सो? ए की डेथ होने के बाद बी एंड सी कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं बिजनेस को? बोलो। सही बोला मैंने? लेकिन बच्चों उनको एक्सपीरियंस है क्या बिजनेस करने का? जो ए कर सकता था क्या बी एंड सी कर सकते हैं क्या? जो ए कर सकता था काम डीलिंग वगैरह, क्या बी एंड सी कर सकते हैं? नहीं। तो आप बताओ बी एंड सी क्या डिसीजन लेंगे? बी एंड सी को पता है उनकी लिमिट्स, तो आप बी एंड सी क्या डिसीजन ले सकते हैं? कंटिन्यू करने का कि डिसॉल्व कर देने का? वो सीधा बोलेंगे चल डिसॉल्व कर बाबा, तेरे को भी नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता है। जिसको आता था वो चला गया। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, पार्टनर के डेथ भी एक कारण बन जाता है। डू यू एग्री विथ मी? कभी कभी किसी पार्टनर की डेथ का भी एक कारण बन जाता है कि फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है। आई थिंक यू विल एग्री विथ मी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जांपल्स। ओके बच्चों, कभी कभी पार्टनर की डेथ, एंड नॉट ओनली पार्टनर, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो कभी कभी किसी एक पार्टनर की पढ़ाई के लिए इंसॉल्वेंस। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट एक तैयारी का पार्टनर साथी। की इंसॉल्वेंसी के वजह से भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। डू यू एग्री विद दिस लाइन? अगर डेथ के वजह से डिसॉल्व हो सकती है तो पार्टनर की इंसॉल्वेंसी की वजह से भी डिसॉल्व हो सकती है। डू यू एग्री विद दिस लाइन? हेलो बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से फर्म डिसॉल्व होगा ही। हो सकता है सॉल्वेंट पार्टनर्स कंटिन्यू कर दें, हो सकता है।
लेकिन बच्चों ये भी तो हो सकता है ना कि कभी एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने की वजह से फर्म डिसॉल्व भी हो सकती है। आप इस एंगल को भी मानते हो कि नहीं मानते? तो बच्चों नाउ सेक्शन 42 में मैंने जो 4 रीजंस बताए थे आपको, जरा टाइप करो यस नो में। हैव यू अंडरस्टूड ऑल द 4 कॉन्टिजेंसीज? ये 4 में से कोई भी एक घटना घटित होती है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व किया जा सकता है। मुझे बताओ चारों केस में कहीं पर भी कोर्ट का कोई रोल आया क्या? कोर्ट, कहीं पर भी कोर्ट ने कोई रोल प्ले किया क्या डिसोल्यूशन करने में? चाहे 40 हो, 41 हो या 42 पढ़ा अभी हमने, कहीं पर भी कोर्ट का कोई रोल आया क्या? नहीं आया बच्चों। इसको वॉलंटरी डिसोल्यूशन में हम लोग डालेंगे। एंड बच्चों चौथा तो वैसे मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए आपको। सेक्शन 43 देखकर हेडिंग आपको नहीं लगता आपको आता है ऑलरेडी? हेलो बच्चों, सेक्शन 43 का हेडिंग देखकर आपको नहीं ऐसा लगता है कि आपको ये आता है? डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। बच्चे याद करो, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फर्म कैसे डिसॉल्व हो सकता है? कम ऑन, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो फर्म को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या कोई एक पार्टनर नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है? यस, कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को नोटिस देकर अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है फर्म को डिसॉल्व करने की। बराबर, यहाँ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स की गरज नहीं है। बरोबर है? तो बच्चों आई थिंक सेक्शन 43 वैसे भी आपको आता था, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो उसको कोई भी पार्टनर कभी भी एट एनी टाइम रिमेनिंग पार्टनर्स को नोटिस देकर बच्चों फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, यानी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है फर्म को डिसॉल्व करने की। चलो ये तो एकदम सिंपल था, लेकिन रीड जरूर करूंगा। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners of his intention to dissolve the firm। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, अगर कोई पार्टनर नोटिस देता है बाकी पार्टनर्स को, नोटिस देता है, मान लो गिरीश ने रिमेनिंग 3 पार्टनर्स को नोटिस दिया A1 के। बच्चों मैं डेट बोलता हूँ, डेट जरा ध्यान से सुनो। 1 जनवरी 2020 को, साल का पहला दिन, गिरीश ने A1 के बाकी पार्टनर्स को नोटिस दिया एंड A1 नाम की फर्म को डिसॉल्व करने की अपनी इच्छा जताई। गिरीश ने नोटिस 1 जनवरी को दिया एंड कहा, गिरीश ने उस नोटिस में लिखा कि 15 जनवरी से हम फर्म को डिसॉल्व समझेंगे, 15 जनवरी से हम फर्म को डिसॉल्व समझेंगे। बच्चों बताओ गिरीश ने ये नोटिस कौन से तारीख को दी और उसमें कौन सी डेट बताई फर्म को डिसॉल्व करने की? चलो पहले ये आंसर दो, किस दिन नोटिस दी? डेट लिखो। गिरीश ने बाकी पार्टनर्स को फर्म डिसॉल्व करने की नोटिस किस दिन दी? डेट लिखो। मेरे एग्जांपल अभी सुना है तो। फर्स्ट जनवरी को। वेरी गुड। अब बच्चों मुझे और एक क्वेश्चन का आंसर दो, गिरीश किस दिन से चाहता है कि फर्म डिसॉल्व हो? गिरीश अपने नोटिस में किस दिन को चाहता है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो? हाँ तो आप बताओ इस एग्जाम्पल में
बच्चों लॉ के नजरों में फर्म कब डिसॉल्व हुआ, 1 जनवरी को या 15 जनवरी को? लॉ की नजरों में फर्म कब डिसॉल्व माना जाएगा, 1 जैन या 15 जैन? 15 जैन। बच्चों ये समझा सबको? ये केस स्टडी के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ बच्चों, मैं इतना क्यों सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। आपको नई मार्क्स मिला ना, यहाँ पर मेरा नाम बदल देना बच्चों। दूसरा, गिरीश ने 1 जनवरी को नोटिस दिया, बरोबर है, लेकिन उसमें डिसोल्यूशन कब से करना है वो डेट मेंशन नहीं है। चलो आंसर दो। गिरीश ने 1 जनवरी को नोटिस दिया एंड अपनी इच्छा जाहिर की कि फर्म डिसॉल्व होना चाहिए, लेकिन कोई डेट नहीं दिया, किस तारीख से डिसॉल्व समझने का कोई डेट नहीं दिया। तो ऐसे केस में बच्चों फर्म कब से डिसॉल्व मानी जाएगी, फर्म किस तारीख से डिसॉल्व मानी जाएगी? तो बच्चों फर्म का डिसोल्यूशन 1 जनवरी से ही माना जाएगा, जिस दिन उसने नोटिस दी बाकी पार्टनर्स को, उसी दिन माना जाएगा बच्चों कि फर्म डिसॉल्व हो गया। चलो मैं पॉइंट नंबर 2 पढ़ता हूं बच्चों। सेक्शन 43 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं, देखो। इफ द डेट इज मेंशन्ड, if the date is mentioned, the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution. अपना 1 जनवरी एंड 15 जनवरी वाला एग्जाम्पल। एंड इफ नो डेट इज सो मेंशन्ड, गिरीश ने 1 जनवरी को नोटिस दिया, लेकिन नोटिस में कोई डेट का जिक्र नहीं किया कि किस दिन से फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए। इफ नो डेट इज सो मेंशन्ड, तो बच्चों फर्म की डिसोल्यूशन कब से मानी जाएगी? एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, एज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। बच्चों एकदम सीरियस लेवल पर बताओ क्या सेक्शन 43 का सेकंड पॉइंट समझा सबको? हेलो हेलो हेलो, क्या सेक्शन 43 का सेकंड पॉइंट एकदम सीरियसली समझ में आया सबको? एग्जाम में ये 4-5 मार्क का केस स्टडी बनाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4-5 मार्क का एक केस बनाकर आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस वक्त प्रॉपरली डेट्स को लिख के आने का है। बच्चों यहाँ मैंने सेक्शन 40 से लेकर 43 तक मैंने जो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा है बच्चे, ये वॉलेंटरी डिसोल्यूशन के मेथड्स थे 4, जिसमें कोर्ट के तरफ से कोई इंटरफियरेंस नहीं, कोर्ट अपने तरफ से कोई ऑर्डर नहीं देता यहाँ तक। लेकिन बच्चों अब हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। जरा हेडिंग टाइप करो एक बार सब लोग, सेक्शन 44 का बच्चों हेडिंग एक बार टाइप करो। अब हम सेकेंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ेंगे, जहां पर कोर्ट इंटरफियर करके अपने तरफ से ऑर्डर या जजमेंट पास करता है एंड पार्टनर्स को डायरेक्शन देता है फर्म को डिसॉल्व करने का। फर्म अपने तरफ से ऑर्डर इशू कर सकता है एंड किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। यानी बच्चों अब वॉलेंटरी डिसोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पार्टनर्स का कुछ नहीं चलेगा। यहाँ कोर्ट लिटरली इंटरफियर करेगा एंड कोर्ट अपनी इच्छा अनुसार, अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए उसके पास एक जबरदस्त रीजन है, बरोबर है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए अगर उसके पास जबरदस्त रीजन है, तो बच्चों कोर्ट अपना यहाँ ऑर्डर पास करके उस फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। बच्चा आई होप आपको सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं क्लिक हुआ बच्चों कॉन्सेप्ट? बच्चों सेक्शन 44 में हम लिटरली पढ़ने जा रहे हैं
कि कौन से ऐसे फॉलोइंग ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर फर्म डिसॉल्व किया जा सकता है, एंड ये फर्म डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट ऑर्डर देता है। कोर्ट किस सिचुएशन में ऑर्डर दे सकता है एंड फर्म को डिसॉल्व कर सकता है? बच्चों वो सिचुएशंस हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो पहला सिचुएशन बहुत सिंपल है बच्चों, इनसैनिटी अनसाउंड माइंड। कुछ समझा है हेडिंग से? अगर पार्टनरशिप फर्म जो चल रहा है उसमें कोई पार्टनर अगर बच्चों अनसाउंड माइंड का हो जाता है या बच्चों इंसेन हो जाता है, हम स्लीपिंग पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, एक्टिव पार्टनर की बात कर रहे हैं। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई एक्टिव पार्टनर है एंड बच्चों वो एक्टिव पार्टनर आगे चल के अनसाउंड माइंड का हो जाता है, इंसेन हो जाता है, बरोबर है? तो ऐसे सिचुएशन में उस पार्टनर के किसी रिलेटिव या उस पार्टनर के किसी फ्रेंड या फर्म के बाकी पार्टनर्स के रिक्वेस्ट पर कोर्ट यहाँ आके इंटरफियर करके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन बच्चों यहाँ कंफर्म होना चाहिए कि पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है या इंसेन हो गया है। बच्चों हम टेम्पररी सिकनेस की बात नहीं कर रहे हैं। कोई एक्टिव पार्टनर अगर हॉस्पिटलाइज्ड है 15 दिन के लिए, तो क्या इस ग्राउंड पर फर्म डिसॉल्व हो सकती है? कोई एक्टिव पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया और 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बच्चों 15 दिन के बाद आ जाएगा ना वापस हो? ये तो टेम्पररी सिकनेस है ना। तो क्या ये टेम्पररी सिकनेस के बेसिस पर फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है? क्या फर्म टेम्पररी सिकनेस के बेसिस पर किसी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है? द आंसर इज नो। बच्चा आंसर नो। चलो मैं ए पढ़ता हूँ बच्चों, पूरा बहुत ही सिंपल है। वेयर अ पार्टनर, बच्चों ब्रैकेट में क्लियर कट लिखा है नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर। हम यहाँ स्लीपिंग पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। जब मैं कह रहा हूँ नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, तो उसका क्या मतलब निकलता है? किस पार्टनर की हम बात कर रहे हैं? किस पार्टनर का पागल होना यहाँ मैटर हुआ है? एक्टिव, यस। वेयर अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, द कोर्ट में, बच्चों अंडरलाइन द वर्ड में मतलब कोर्ट फर्म डिसॉल्व कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मे का मतलब यही है ना बच्चों, कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म on the suit of other partners or by the next friend of the insane partner. Temporary sickness is no ground for dissolution of firm. किसी एक्टिव पार्टनर का बच्चों कुछ समय के लिए बीमार पड़ जाना फर्म को डिसॉल्व करने के लिए पर्याप्त रीजन नहीं है। इस रीजन पर फर्म डिसॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पार्टनर का टेम्पररी सिकनेस है। लेकिन कोई पार्टनर पागल हो जाए तो बच्चों कब सही होगा कब नहीं सही होगा मालूम नहीं पड़ता है, तो उससे अच्छा है फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। नेक्स्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी। बच्चों परमानेंट इनकैपेसिटी, अब परमानेंट मतलब नॉट टेम्पररी। बच्चों कोई भी ऐसा पार्टनर जो आगे चलकर बच्चों इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए या बच्चों उसका एक्सीडेंट हो जाए, अब वो काम करने लायक नहीं रहे या ऐसा कोई बड़ी बीमारी हो गई उसको जिसका भी ठीक होना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पार्टनर को आप अपनी ड्यूटी एज अ पार्टनर परफॉर्म नहीं कर सकता। अब वो इनकेपेबल हो गया है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया है, हैंडीकैप्ड हो गया है, बड़ी बीमारी आ गई है उसको। तो ऐसा भी एक रीजन हो सकता है कि कोर्ट इंटरफियर करके बच्चों बाकी पार्टनर्स जो केस कर रहे हैं उनके बिहाफ पर
कोर्ट ये फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो बच्चों एक कारण था, हमने पढ़ा ऊपर, एक कारण था किसी एक्टिव पार्टनर का अनसाउंड माइंड हो जाना, दूसरा किसी पार्टनर का बच्चों परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो जाना या बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाना। इसके वजह से बच्चों अब वो परमानेंटली अपनी ड्यूटी को पूरी करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसे केस में कोर्ट अपने तरफ से बच्चों डिसीजन पास ऑन कर सकता है एंड फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तीसरा कारण बच्चों जहां कोर्ट इंटरफियर करके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है बच्चों, वो है मिसकंडक्ट। किसी भी पार्टनर का मिसकंडक्ट, इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर या बच्चों ऐसा बिहेवियर जो रैशनल ना हो। कोई भी पार्टनर बच्चों अगर वो गिल्टी फाइंड आउट मतलब अगर वो गिल्टी पाया जाता है ऑफ मिसकंडक्ट, बच्चों मान लो मैं एवन में आकर बाकी पार्टनर्स को गालियां देने को चालू कर दूं, मैं मेरा बिहेवियर उनके तरफ रूड दिखाऊं, झगड़ा करते रहूं, बिना कारण उनको त्रास दूं, तकलीफ दूं, तो बच्चों आपको लगता नहीं गिरीश के इस मिसकंडक्ट के वजह से बाकी पार्टनर्स लोग कंटाल जाएंगे एंड बच्चों बाकी पार्टनर्स कोर्ट में जाकर इस बात को लेकर कोर्ट में केस करके फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं कि नहीं? टाइप करो, गिरीश का मिसकंडक्ट ये एक कारण हो सकता है कि नहीं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए? तो बच्चों ये डिसॉल्व करने के लिए कौन मदद करेगा बाकी पार्टनर्स की? किसी पार्टनर के मिसकंडक्ट की वजह से अगर फर्म डिसॉल्व करना है तो बाकी पार्टनर्स को कौन मदद करेगा फर्म डिसॉल्व करने के लिए? कोर्ट। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड मिसकंडक्ट। जहां बच्चों कोई पार्टनर का व्यवहार अच्छा नहीं है, वो बाकी पार्टनर्स एंड बच्चों पार्टनरशिप फर्म के कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, बराबर है, इररेशनल तरीके से बिहेव करता है, तो बच्चों यहाँ कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि ऐसे पार्टनर को या तो निकाल दो, एक्सपेल्ड कर दो, या तो आप अपना फर्म डिसॉल्व करके फिर बाकी के पार्टनर्स अपनी नई फर्म चालू करना है तो चालू कर सकते हैं गिरीश को निकाल, ऐसा। तो बच्चों मिसकंडक्ट, वेयर पार्टनर अदर देन पार्टनर सुइंग इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट, गुनाहगार पाया जाता है, गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट प्रेजुडियसली तो कैरिंग ऑन बिजनेस। बच्चों जो फर्म के बिजनेस को अल्टीमेटली लॉस दे, जो फर्म को बच्चों तकलीफ में डाल दे, अगर ऐसा किसी पार्टनर का मिसकंडक्ट है, द कोर्ट मे ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बाय गिविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ बिजनेस। बच्चों बिजनेस का सेल्फ इंटरेस्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ऑर्डर पास करके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट मिसकंडक्ट मस्ट रिलेट टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मिसकंडक्ट हमेशा बिजनेस के से ही रिलेटेड होना चाहिए, बच्चों पर्सनल नेचर का भी मिसकंडक्ट हो सकता है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट ऑन द बिजनेस। बच्चों बात ये नहीं कि गिरीश कुछ पार्टनर्स को पसंद नहीं करता, लेकिन बात ये है कि गिरीश ये अपना जो बच्चों कंडक्ट करता है ना, यानी कि अपना जो स्वभाव दिखाता है,